एक सवाल के साथ मैं शुरुआत आप सबके साथ करना चाहती हूं। इजराइल की क्षमता को लेकर किसी को संशय नहीं रहता है, किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया कल, अभी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है हम पलटवार करेंगे और टाइम एंड प्लेस ऑफ आर चूजिंग। पहला सवाल यह कि क्या कारण है कि इजराइल अभी तक पलटवार उसने किया नहीं है। लोग तो सोच रहे थे कि शायद उसके जो तेल के ठिकाने हैं या फिर उसके जो डिफेंस हेडक्वार्टर्स हैं, अब बताइए उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं वो छुपे हुए फिर रहे हैं। इजराइल ने अभी तक नंबर 1 पलटवार क्यों नहीं किया है और क्या आशंका आपको है? श्वेता, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इजराइल का ये जो एस्केलेशन लैडर चल रहा है वो इजराइल के प्लान के हिसाब से चल रहा है। आप देखिए जिस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रही, जैसे उन्होंने नसरालो को ख़त्म किया, हेडक्वार्टर्स को ख़त्म किया, पेजर्स का जो कांड हुआ, अगर इन सब के आप परिप्रेक्ष्य में देखें, ये प्लान के हिसाब से चल रहा है, ऐसे एस्केलेशन होना है। ऑफ कोर्स ये ज़रूर लगता है कि एक मौका ईरान को देने की कोशिश की जा रही है कि अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि लोगों का मानना है, बाकी एक्सपर्ट्स का भी मानना है, पेंटागन के और सेंटकॉम के जो एक्स कमांडर्स हैं उनका भी मानना है कि अगर इनको करारा जवाब नहीं दिया गया तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर इस बात को आप लेके चलती हैं तो ये ज़रूर लगता है कि इजराइल मौके की तलाश में है, सही मौके पर। जो आपने 2 ठिकाने बताए, या तो हेडक्वार्टर्स के ऊपर या ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, या जो लास्ट लैडर है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होता है तो इस ईरान जरूर पीछे खिसकेगा, लेकिन उसकी पूरी कैपेबिलिटी खत्म करना मुश्किल है। इसके ऊपर एक विचार चल रहा है कि हमें कौन सा टारगेट चूज करना है जो प्रिसिशन में सबसे ज्यादा हर्ट करे ईरान को, वो चूज करना बहुत जरूरी है। वही प्रक्रिया चल रही है और उसमें इस बार जरूर यूएस को मिला करके, उनकी इंटेलिजेंस को मिला करके, क्योंकि ये जो पहला अटैक था उसको उनके बिना हुआ था, उनको बिना इन्फॉर्म किया हुआ था, उसके ऊपर रिएक्शन भी आया था यूएस से, उसके साथ होगा। और ये जो होगा वो जरूर डेफिनेटिव और प्रिसाइज और बहुत ही पेनिट्रेटिंग इंपैक्ट होगा। जनरल शंकर प्रसाद, क्या इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि हिजबुल्लाह के साथ पहले ही जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए कि हम हिजबुल्लाह को फुल एंड फाइनल खत्म करना चाहते हैं, ग्राउंड इन्वेजन आईडीएफ कर चुका है वहां पर, क्या यह कारण भी है कि इजराइल को अभी सोच समझकर जवाब देना होगा? आपके हिसाब से इजराइल क्या जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब हम ईरान की तरफ से भी पलटवार की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि 7 अक्टूबर को चुना जाएगा, उसमें सिंबॉलिज्म है। इजराइल क्या सिंबॉलिज्म का इंतजार करेगा या केवल तैयारी का? देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं एक लफ्ज में, लेकिन इससे पहले कुछ शब्द आपको मैं सुनाना चाहता हूं। पहली बात, जब भी आपका कोई एडवर्सरी होता है, आपका दुश्मन, आपके जिसके बरखिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, तो हमें यह सोचना है कि हमारे एडवर्सरी की कैपेबिलिटीज क्या हैं। इस वक्त वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, ईरान को, जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेबनान को, यमन को, ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी क्या है। सबसे बड़ी कैपेबिलिटी जो है उसकी, वो है साइबर वॉरफेयर। उसका निशान आपने 1-2 दफा देखा है, लेकिन अभी पूरा देखा नहीं है। दूसरी इसकी कैपेबिलिटी है एयर पावर, तीसरी है मिसाइल लॉन्चिंग पावर, चौथी है न्यूक्लियर पावर, पांचवी है दे हैव द सपोर्ट ऑफ द अमेरिकन फ्लीट जो उस इलाके में तैनात है। वो पूरी उसकी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती है। ऑल शिपिंग लाइंस कैन बी स्टॉप्ड। और ऑफ कोर्स सब यही कह रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरीज आर अनदर टारगेट। तो इस चीज को सोचना चाहिए कि इस समय इजराइल के पास कैपेबिलिटीज क्या हैं। हर एक चीज की आपने नमूना देख चुकी हैं। अब दूसरी बात, आपने सबसे पहले देखा कि मुसाद क्या कर सकता है, जो कि वर्ल्ड की मानी जानी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो उसकी कैपेबिलिटी आपने देख ली अभी बेरूट के अंदर, जिस तरीके से नसरुल्लाह का असैसिनेशन हुआ है। तो कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि मोसाद जो है बड़ी लंबी सोच का इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या क्या कैपेबिलिटीज कहाँ कहाँ वो डेवलप कर रहा है, ये भी हमको पता होना चाहिए। चाहे एग्जैक्ट कहाँ पर क्या कर रहे हैं तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन दिस कैपेबिलिटी दे डेफिनेटली हैव। सो अगर इन सब कैपेबिलिटीज को आप ध्यान में रखती हैं तो मैं कहूंगा कि आज कल परसों कोई नहीं कह सकता कि किस दिन अटैक होगा। 7 तारीख का कोई सिंबॉलिज्म का कोई मतलब नहीं है। हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है।
एक तरफ साइबर वॉरवेयर की हो सकता है, एक तरफ टेक्नोलॉजी। आपको इन सब देशों जनरल को प्रसाद, ये एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि G7 देशों की जो बैठक है उसकी एक आपात बैठक को बुलाया गया है। जो तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर इसमें यूएस, यूके तो है ही, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। और जाहिर है कि इस पूरे क्षेत्र की अस्थिरता जो है उसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसी कारण मुमकिन है कि G7 देशों की ये आपात बैठक बुलाई गई है। ये इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से इसे बुलाया गया है। इजरायल ईरान तनाव पर G7 की ये बैठक। अब जाहिर है पूरी दुनिया को ये की निगाहें इस पर हैं, पर ग्रुप कैप्टन पांडे, अगर मैं इस हिसाब से देखूं कि अभी तक जो हमले चल रहे हैं उसमें आखिरी पड़ाव में जाकर इजरायल इन्वेजन करता है और ग्राउंड इन्वेजन उसे करना पड़ता है। ये बहुत कहा जाता है कि जो भविष्य का युद्ध है वो हमेशा हवा में ही लड़ा जाएगा, लेकिन एक निर्णायक ब्लो के लिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन हम देखें या फिर हम इजरायल को गाजा में देखें और अब लेबनान में उसे देखें, ये दिख रहा है। पर अभी जो मौजूदा लड़ाई चल रही है और उसमें ईरान की तरफ से 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किया जाना, ये भले ईरान दावा कर रहा है कि हम सिविलियन एरिया को नहीं निशाना बना रहे थे, लेकिन उनका जो पूरा मिसाइलों का निशाना जो एक मैपिंग के जरिए इजरायल ने जारी किया है उसमें क्या सिविलियन इलाके और क्या मिलिट्री हेडक्वार्टर्स उनके, और इजरायल के पास ऐसी कैसी क्षमता है जिससे ईरान को इस समय बिल्कुल सतर्क रहना होगा। देखिए, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ईरान और इजराइल के बीच में जो दूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी मिशन को प्लान करने के लिए। आप इस समय ग्राउंड अटैक प्लान करना चाहें तो लगभग असंभव सा है। लगभग 3 से 4 दिन तक ग्राउंड अटैक की संभावना बिल्कुल जीरो है। अब बचा केवल एयर एसेट्स, एयर रिसोर्सेज को ही आपको लॉन्च करना होगा उस दूरी पे जाके। हम जहां तक बात है कि जो इजराइल जो टारगेट डिसाइड करेगा वो निर्भर करता है कि उसके आफ्टर इफेक्ट क्या है और कैसे आगे रुख जाएगा पूरे ऑपरेशंस का। देखिए, सेंटिमेंटल डिसीजन नहीं है ये। भावनात्मक रूप से अगर डिसाइड करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमें 48 घंटे में जवाब देना है। वो वैसा मामला होगा तो शायद परिणाम वो नहीं आएंगे जो एक कमांडर चाहता है। महत्वपूर्ण ये है कि रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है और टारगेट हमें किस पर भेजना है, क्योंकि ये वन शॉट है। आपको रीटेक का इसमें अवसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि चीजें जो है इतनी विषम हो चुकी हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हैं और अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया तो निर्णय दूसरे होंगे। इसलिए समय जरूर लगेगा। मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में, लेकिन एक सोशल नेटवर्क पर चल रहा है कि आज रात को मिडिल ईस्ट के जो टारगेट्स हैं उन पर जरूर इजराइल जो है निशाना लगा सकता है। देखना होगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। लेकिन जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, सदर्न लेबनान में ग्राउंड फोर्सेस 98 डिवीजन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उन्होंने वहां पर जो मिलिटेंट्स के स्टोरेज थे उन पर निशाना बनाया, कुछ मिलिटेंट को भी आमने सामने लड़ाई में मारा है। तो वो चल रहा है। साथ में हमास में भी जो है हमास के लोगों को भी अटैक किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि इजराइल जो है शांत बैठा है, लेकिन बिना प्लान किए एयर अटैक प्लान करना उचित नहीं होगा। एयर अटैक के बाद जो है लैंड फोर्सेस जाके उस पर कंट्रोल करेंगी। जैसा भी हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा कि कृष्ण में हमला तो हो गया, लेकिन उसको सस्टेन करना एक दूरी पर बहुत मुश्किल होता है। वो देखना होगा कि अगर हम अटैक करने के बाद इजराइल कैसे उस जो पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसको कैसे बनाए रखता है। ध्यान रहे, इस बार इस पूरा विश्व देख रहा है, G7 की मीटिंग हो रही है और इस समय ऑयल के प्राइसेस जो अभी सुनाई पड़ रहा है वो $50 तक गिर गए हैं। तो काफी कुछ जो है चीजें बदल रही है, बहुत ही तेजी से बदल रही हैं। देखना होगा कि क्या फैक्टर क्या रोल प्ले करते हैं और उनका क्या परिणाम होता है, वो निर्णय करेगा उस क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को। जनरल दुआ, जिस तरह से हम इजराइल को इस समय देख रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस को सीधा आपने बैन कर दिया कि आप इजराइल आएंगे ही नहीं। जो हमारे हितों के बारे में नहीं समझ रहा है उसको हम अपने पास ही नहीं आने देना चाहते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री भारत से कॉल करते हैं कि भाई शांति सबसे अच्छा रास्ता है, तो इतना तो हम समझ गए कि इजराइल इन बातों को सुनना नहीं चाहता है। और जाहिर सी बात है, उसने जब शुरुआत ही की थी पिछले साल 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद उसकी मंशा ही यही थी कि हम सारे हॉस्टेजेस को अपने वापस ले आएंगे, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। लेकिन उस समय तक और यहां पर पहुंचने तक, जहां पर अपने प्रॉक्सीज से नहीं बल्कि खुद ईरान युद्ध में उतर चुका है, इजराइल का पलटवार कितना बड़ा और कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए श्वेता, 1 साल होने को आया है और जब शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को पिछले साल, तब 180 के करीब इजरायलीज मारे गए थे।
और तब इजराइल ने ये डिसाइड किया था कि हम, और बल्कि ये ऐलान किया था कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इसका खात्मा नहीं करें। उसके बाद उधर तो उनका वार चलता रहा गाजा में। जब नॉर्थ से हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, दूसरा फ्रंट खोला, तब इन्होंने इस तरफ भी पलटे। और जैसे आपने ठीक कहा कि अब ईरान डायरेक्टली खुद घुस आया है, एक तरफ हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज के प्रॉक्सीज के अलावा जब खुद घुस आया है, अब ये सिनारियो, अब ये एस्केलेटरी लैडर के ऊपर बढ़ चुका है। लेकिन हम कह रहे हैं, हम सब चर्चा कर रहे हैं कि अब अगला वार कब होगा, क्या इजराइल कब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। कल हमारे आर्मी चीफ ने जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, एक डिस्कशन में ये एक सेंटेंस कहा था, इंडिया में आर्मी चीफ ने कहा था, वॉर डज नॉट स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट द वॉर स्टार्ट्स द डे यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द वॉर। तो इन्होंने भी, जब हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लानिंग, हर कंटिजेंसी की प्लानिंग की गई है। इजराइल एक बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, चाहे इंटेलिजेंस हो या मिलिट्री हो, और उन्होंने, अगर इस ऐसे होता है तो हम क्या करेंगे, कब करेंगे। तो मेरी समझ से इनका रिस्पॉन्स आने की इनकी तैयारियां पूरी हैं। इस वक्त मेरे ख्याल से, जैसे ये इन्होंने अनाउंस किया कि वी विल डू इट एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वो अब बहुत बैक चैनल्स पे बातचीत चल रही होगी। आखिर अमेरिका से, जैसे G7 की आपने ब्रेकिंग न्यूज दी, लेकिन खास तौर पे अमेरिका से, वेस्ट से, पूरे से, लेकिन अमेरिका से बहुत फर्क पड़ता है कि वो किस हद तक इनका साथ दे रहे हैं। बिकॉज ये इजराइल के लिए भी जरूरी है कि कितना उनको वेस्ट से और यूएस से साथ मिलेगा, और यकीनन इसका वो नहीं मानेंगे जब तक कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना कर पाए। अब उनका रिस्पॉन्स क्या होगा और कब होगा, मैं जनरल शंकर से सहमत हूं। आई डोंट थिंक कि सिंबोलिज्म के लिए वो वेट करेंगे। कोइंसिडेंस है कि वो 5 दिन के बाद वो डेट आ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले वो जो हिजबुल्लाह की तरफ गए हैं, जैसे पहले उन्होंने हमास को डील किया, फिर हिजबुल्लाह को डील कर रहे हैं, और अब ग्राउंड फोर्सेस तकरीबन 30-40 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं, वो रिस्पॉन्ड करेंगे ईरान को। तो वो अकॉर्डिंगली फेज बाय फेज इस पे अपनी प्लानिंग से, जिसकी प्लानिंग पहले की गई है, उसके हिसाब से चलेंगे। ये जो मिसाइलों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और बहुत ही नाटकीय तस्वीरें ये रही। अब ये जॉर्डन के एयर स्पेस के ऊपर से भी गुजर कर गई थी। अब जॉर्डन की तरफ से ये कहा गया, देखिए ईरान और इजराइल का सीधी सरहद नहीं लग रही है, लेकिन जो ईरान के हमले के बाद जॉर्डन की तरफ से कहा गया है कि वो अपने एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं, अपने देश को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। देखिए आसपास के वो देश जहां नहीं, वो सब शांति चाहते हैं, जहां पर अपने देश की बेहतरी चाहते हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो घसीटे जाएं इस युद्ध में। हालांकि एयर स्पेस को वहां पर बंद किया गया है। अब इजराइल के पलटवार पर इसका क्या असर हो सकता है, ये भी देखना होगा। ईरान के हमले के बाद जॉर्डन का जो ये बड़ा बयान आया है। जनरल मेस्टिन, जब हम ये तस्वीरें देखते हैं और ईरान की बातें या फिर किसी भी ऐसे देश की बातें सुनते हैं जो कंप्लीटली इजराइल को गलत कहते हैं, उसमें बात होती है कि ये मिसाइलें कोई आतिशबाजी के लिए तो छोड़ी नहीं जा रही थी, ये अगर पूरी तरीके से गिरती तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था, ये सब जानते हैं। ईरान के पास, अव्वल एक आपसे समझना चाहेंगे कि ईरान के पास वैसा डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस, जैसा कि इजराइल के पास है। यानी कि अगर इजराइल की तरफ से कुछ इस तरह का आक्रमण होता है, इसका 10% भी होता है, वो उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। श्वेता, बिल्कुल। अगर जब इजराइल काउंटर अटैक करेगा, जो 100% करेगा, और मैं तो ओवरऑल अगर बोलूं, ईरान, ये एक स्ट्रेटेजिक एम था इजराइल का कि ईरान इस लड़ाई में डायरेक्टली शामिल हो। और इजराइल को पता है कि जो नर्व सेंटर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरी लड़ाई की, वो है ईरान। और इसीलिए वो ईरान अभी ये चुंगल में फंस गया है, और आज पूरा अधिकार है इजराइल के पास अपने समय पे उनके ऊपर भारी हमला करेगा, वो उसमें कोई शक नहीं है। और अभी आपने देखा है प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट बोला है, वी फुली सपोर्ट। तो ये जो अभी देरी हो रही है, इसका एक तो कारण ये है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री और इजरायली डिफेंस फोर्सेस में बहुत कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि ये अटैक अब जो होगा, किसी ने पहले भी बताया, मेरे ख्याल ये ऐसा डिसाइसिव ब्लो होगा कि उसके बाद
ईरान वापस उठ के पलटवार ना कर पाए। तो ये बहुत डिसाइसिव एक्शन होगा, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल होगा। डायरेक्टली शायद वो फायर ना करेगा, लेकिन पूरे कोऑर्डिनेट्स, इंटेलिजेंस, ये साइबर सिक्योरिटी, वहां पर जैमिंग, सब कुछ, उनके एयर डिफेंसेस की क्या काबिलियत है, जो ईरानी एयर डिफेंसेस की है, जो भी आप खुद बता रही थी, तो ईरानियन एयर डिफेंसेस की काबिलियत को एनालाइज किया जाएगा। तो ये सब कुछ देखते हुए मेरे को लगता है कि जो पलटवार होगा जरूर, कोई शक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर होगा ईरान के लिए, और वो इनका एक स्ट्रेटेजिक एम अचीव हो रहा है। और जो टारगेट्स भी है, देखिए बात हो रही थी, टारगेट तो बहुत हैं, टारगेट को एनालाइज किया जाएगा कि ये टारगेट जो भी है उसको बर्बाद करने के बाद इनकी वापस शक्ति कितनी आ सकती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईरान तो है ही, उसके अंदर भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, एक IRGC है उनकी, एक जो इनका ऑयल है, ऑयल इटसेल्फ इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इनकी एनर्जी है, और जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है नटांस वगैरह में, जो रिएक्टर फैसिलिटीज है, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ईरान को सिर्फ एक ही फायदा है, उसकी टेरेन का फायदा है, सिर्फ ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो उनके वहाँ हिली एरिया है, उसमें काफी डेप्थ में, तो वो शायद अभी टारगेट अगर करेंगे भी, उसका कितना प्रभाव होगा। लेकिन इजराइल, मेरे ख्याल, इनकी जो एनर्जी रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स हैं, उस पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज, उस पे भारी तादाद पे डिस्ट्रक्शन होगा, और साथ ही जो IRGC और इनका जो पॉलिटिकल हायरार्की है, उस पे भी अटैक किया जाएगा। और मेरे ख्याल जो इनकी इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन हो रखी है मोसाद की, हैरान हमें नहीं होना चाहिए कि खुद इनके टॉप मिलिट्री ऑब्लिक पॉलिटिकल लीडर्स को भी असैसिनेट किया जाएगा, जैसे ये इस्माइल हानिया को किया था तेहरान में, उसके बाद नसरुल्लाह का किया है, और मेरे को लगता है यहाँ पर भी कुछ ऑन ग्राउंड फिजिकल असैसिनेशन होंगे। और वही ना, मतलब इजराइल की तरफ से अभी तक जो चीजें की गई हैं वो किसी ने सोची नहीं थी। वो पेजर धमाके, वॉकी टॉकी के धमाके, हानिया का मारा जाना ईरान की धरती पे, तो ईरान में नंबर 1 ये कॉन्फिडेंस आया कहां से कि वो सोच रहा है कि इतने हमले वो कर दिया, और अगर इजराइल कुछ नहीं करेगा तो ये हमारा लास्ट है, ये कह रहे हैं आप। क्या वो इस स्थिति में है कि वो ऐसा कर सकता है? और एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जब हमने जैसे जॉर्डन की खबर दिखाई कि वो अपना एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, इसका असर क्या होगा इस मौजूदा स्टैंड ऑफ में? मतलब देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे श्वेता, 2 चीजें पूरे कंडक्ट ऑफ वॉर में चलती रही। एक तो रहा प्रिसिशन वेपन्स का जो रोल रहा है, इवन चाहे नसरुल्लाह वाले अटैक में था या पेजर्स का, और बहुत बड़ी इसमें जो वो रही है कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, वो इंटेलिजेंस नेटवर्क का रहा है, जो सिंथेसाइज इंटेलिजेंस मिलती रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। सो जो उनकी इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से अब जो उनका नेक्स्ट अटैक होगा, या नेक्स्ट जो वो अटैक करेंगे, जो प्लान्स में ऑलरेडी होगा, एग्जीक्यूशन के लिए आपको कंटेक्चुअलाइज करना पड़ता है। तो उसमें 2 चीजें रहेंगी कि इनकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसको अटैक करें सीवियरली, या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को अटैक करें सीवियरली। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जो इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी आती है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखते हैं तो उसको आप एक तरीके से कंटेन कर सकते हैं बाय सैंक्शंस पोस्ट दिस अटैक। तो मुझे लगता है कि अब जो ये अटैक करेंगे, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी है उसको वीकन आउट करेंगे, क्योंकि वही सपोर्ट कर रही है, हुती हो या हिजबुल्लाह हो या हमस हो। और जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं पर है, उन्हीं से सब कुछ आता है। उसमें हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनके पास रियली फाइटिंग फोर्स है। तो जो अभी ये इनग्रेस कर रहे हैं, जो बफर जोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो लोग नॉर्दर्न इजराइल में रहते हैं उनको इंपैक्ट नहीं पड़े, वो बफर जोन क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली वो वहां रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक पुराना स्टेटमेंट भी है, वो कहता है कि यू वांट दी डाउरी बट यू डोंट वांट द ब्राइड, मींस यू वांट द लैंड बट यू डोंट वांट द पीपल ऑफ द लैंड। सो वो जो कैपेबिलिटी चलती है, इसका मतलब इनग्रेस करेंगे ये फोर्सेस वहां तक जहां तक ये कंफर्टेबल है, बिकॉज दे वुड नॉट लाइक टू स्टे देयर। ये उनका पुराना एक्सपीरियंस भी है, 67 का है, 82 का है, दे विल नॉट लाइक टू स्टे देयर। तो इसका मतलब यह है कि इजरायली फोर्सेस ग्राउंड ऑफेंसिव हिजबुल्लाह को कंटेन करने के लिए है। व्हेन यू प्लान टू वीकन आउट ईरान को वीकन आउट करने का प्लान ये होगा। अब मुझे ये लगता है, जो अपनी कैलकुलेशन से लगता है, वो ये लगता है, जो बाकी न्यूज चैनल से आ रहा है या आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, कि शायद मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वीकन करना, ऐसे अटैक करना, चाहे वो IRGC का हेडक्वार्टर्स हो या नर्व सेंटर्स हो, बाकी एम्युनिशन डिपोज हो या न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, जिससे कि एक मेजर इंपैक्ट ईरान के ऊपर आए।
और जहां तक ईरान का सवाल है, वो जो लिस्ट इशू करते हैं श्वेता, उसका कोई कहना नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो पूरे इजराइल को मिटा देंगे।